सो लास्ट क्लास आपका 30 रूल तक हो गया था। 31st रूल जो आपका है ये कहता है कि इफ योर, ये चीज आपने 30th रूल में भी पढ़ी थी, इफ यू हैव द सब्जेक्ट एंड योर वर्ब नॉट टुगेदर, ठीक है, आपके सेंटेंस में इफ योर सब्जेक्ट एंड वर्ब आर नॉट टुगेदर, even if they are separated with any adjective or opposition. What is opposition? Opposition होता है जो आप कॉमा लगा के बीच में डिस्क्रिप्शन देते हैं अबाउट द सब्जेक्ट, उसके बारे में कुछ आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कॉमा लगा के, दैट इज कॉल्ड ऑपोजिशन। ओके, तो वो चीज भी अगर आपके सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आ रही है, स्टिल योर सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट शुड नॉट ब्रेक। आपका जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से ही आपका वर्ब लगेगा। इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, वर्ब शुड बी सिंगुलर। इफ योर सब्जेक्ट इज प्लूरल, योर वर्ब शुड बी प्लूरल। और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के सामने जो लगता है सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब, वो उसी हिसाब से। एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम मैं ऋषभ बोल रहा हूँ। हम लोग मैम प्रैक्टिस में आए हुए हैं, यहाँ गाना परफॉर्मेंस में आए हैं प्रोग्राम में। मैम हम लोग का अटेंडेंस बना दीजिएगा। ओके ओके श्योर। मैम मैम 18, 82 और 11। ओके, सेंड मी इन द टेक्स्ट। ओके मैम, थैंक यू मैम। श्योर। ओके, सो एज आई वाज टेलिंग कि आपका यहाँ पर अगर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है तो उसके बीच में जो भी डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स आ रहे हैं उसकी वजह से आपका सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट नहीं टूटना चाहिए। ठीक है, जैसे यू माय फ्रेंड आर गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, यहाँ जो माय फ्रेंड है दैट इज डिस्क्राइबिंग योर सब्जेक्ट, राइट। तो यहाँ डिस्क्रिप्शन दे रहा है, यू जो है आपका, यू आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन यानी कि यू के साथ हमेशा आर लगता है। दैट इज वाई यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि आर लगा है तो प्लूरल है, नहीं, यहाँ पर यू लगा है, सेकंड पर्सन है, दैट इज वाई यहाँ पर आर लगा है। जैसे आई के साथ हमेशा एम लगता है, आई मैनेजर ऑफ दिस कंपनी आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। तो यहाँ पर जो मैनेजर ऑफ दिस कंपनी है, व्हाट इज दिस डिस्क्राइबिंग? योर सब्जेक्ट। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है जो कॉमास के बीच में डाला गया है, दैट इज डिस्क्राइबिंग योर सब्जेक्ट। They, your students, have created a fuss in the ground. Your students is describing the subject. They आपका plural है यहाँ पर, इसीलिए plural verb लगा। Any doubt in this? फर्स्ट क्या होता है? फर्स्ट मतलब कुछ परेशानी या कुछ बदमाशी करना, या तो आप मतलब बहुत ज्यादा परेशान है किसी चीज के लिए। ठीक है, जैसे कि मैंने अगर कह दिया कि कोई गेस्ट आ रहे हैं आपके घर में, तो जैसे आपकी मम्मी लोग पूरा साफ सफाई करने में लग जाएगी, कुछ तैयारी करने में लग जाएगी, टू फर्स्ट ऑन समथिंग, दैट इज व्हाट इट इज। ठीक है, ओके। देन आपका नेक्स्ट है 32 रूल, क्या कहता है? इफ योर सेंटेंस इज कंटेनिंग रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या थे? दैट इज रिलेशन दैट डिस्क्राइब्स द रिलेशन बिटवीन योर सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के और वो जो प्रोनाउन है उसके बीच में जो रिलेशन बता रहा है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। किसके बारे में बोला जा रहा है वो इंडिकेट करता है रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, सेंटेंस में किसके बारे में बात की जा रही है वो इंडिकेशन कौन देता है? रिलेटिव प्रोनाउन। हु हो गया, हुम हो गया, विच हो गया, दैट हो गया, दैट इज योर रिलेटिव प्रोनाउन। अब ये डिपेंड करता है कि आपका रिलेटिव प्रोनाउन किस नाउन को डिपिक्ट कर रहा है। अगर वो नाउन जिसका डिपिक्शन आपका रिलेटिव प्रोनाउन कर रहा है सिंगुलर है तो आपका वर्ब सिंगुलर रहेगा, अगर प्लूरल है तो वर्ब आपका प्लूरल रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इट इज आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। इट इज आई, हु जो है वो यहाँ किसको डिपिक्ट कर रहा है, किसके रिलेशन में प्रोनाउन लगा है? What is your subject in this sentence? It is I who am responsible for the loss. Who किसके रिलेशन में लगाया गया है यहाँ पर? बच्चे, हु किसके रिलेशन में लगाया गया है? हु मैम, बोलिए, किसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पर बच्चे? It is I who am responsible for the loss. Who is the subject in this sentence? अपने बारे में मैम, मेरे I अपने बारे में नहीं, I is your subject. तो who जो है वो I को डिपिक्ट कर रहा है, इसका मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका, तो
तो आपने वर्ब यहाँ पर सारे सिंगुलर लगाए हैं। ओके, द बुक दैट इज हेयर इज माइन। दैट जो है वो बुक को रिप्रेजेंट कर रहा है, बुक के रिलेशन बता रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर बुक आपका एक ही है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर आपने सिंगुलर वर्ब लगाया है। द वुमेन हु आर स्टैंडिंग देयर आर माई सिस्टर्स। अगेन यहाँ पर हु जो है विमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी एक से ज्यादा औरतें हैं, ठीक है, तो एक से ज्यादा है, दैट मीन्स आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो गया। सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो यहाँ पर वर्ब क्या लगा आपका, प्लूरल वर्ब लगा। एनी डाउट इन दिस रूल? मैम लास्ट वाला एग्जांपल पे। The women who are standing there are my sisters. Let's say आप एक फंक्शन में जा रहे हैं, आपके साथ आपकी बहनें भी गई हैं फंक्शन में, आपकी कोई टीचर आई, ठीक है, आपने अपने सिस्टर को यहाँ पर फेयरवेल में बुला लिया। आप अपनी सिस्टर को जब इंडिकेट कर रहे हैं तो ऐसे बोलेंगे ना कि ये लोग जो हैं, ये जो खड़ी हैं लड़कियां, ये मेरी सिस्टर हैं, ये बोलेंगे। तो जब वो बोल रहे हैं, ये जो डिपिक्ट कर रहा है वो इंग्लिश में क्या हुआ, यहाँ पर हु डिपिक्ट कर रहा है, the women or the girls who are standing there are my sister। वहां पे जो खड़ी हैं औरतें वो मेरी सिस्टर्स हैं। ओके, यस मैम समझ। ओके, नेक्स्ट आपका है 33rd रूल जो है वो ये कह रहा है कि इफ योर सेंटेंस इज कंपाउंड, यानी कि आपके सेंटेंस में एक से ज्यादा सब्जेक्ट है, दोनों सब्जेक्ट, बच्चे माइक म्यूट रखिए इफ यू डोंट वांट टू आस्क समथिंग, ठीक है। अगर आपके सब्जेक्ट जो है एक से ज्यादा है सेंटेंस में, दोनों सब्जेक्ट में एक प्लूरल है एक सिंगुलर है, ठीक है, एक प्लूरल है एक सिंगुलर है, और एक पॉजिटिव भी है एक नेगेटिव भी है, तो जो पॉजिटिव हो चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, जो पॉजिटिव आपका सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आपका वर्ब लगेगा। यानी कि अगर पॉजिटिव वर्ब आपका सिंगुलर है तो वर्ब आपका सिंगुलर लगेगा, सॉरी पॉजिटिव सब्जेक्ट आपका अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगेगा। अगर पॉजिटिव वर्ब सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब आपका प्लूरल लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए, इट इज नॉट द टीचर्स बट द प्रिंसिपल हु डिसाइड्स दिस इशू। हु जो है दिस है, ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स सिंगुलर, इज है, इट इज लगा है, यानी कि एक सिंगल रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। तो यहाँ पर सिंगल रिप्रेजेंटेशन किसका है, द प्रिंसिपल का, ठीक है, बट टीचर्स यहाँ पे प्लूरल में है लेकिन इनके आगे नॉट लगा है, दैट मीन्स दे आर नेगेटिव, राइट। नेगेटिव में जो है उस पर ध्यान नहीं देना है, जो भी पॉजिटिव में लिखा है वो अगर प्लूरल में है तो प्लूरल वर्ब लगेगा, सिंगुलर में है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। द स्टाफ मेंबर्स बट नॉट द प्रिंसिपल हैव डिसाइडेड नॉट टू टीच ऑन इंडिपेंडेंस डे। यानी कि यहाँ नेगेटिव में कौन हो गया, यहाँ नेगेटिव में कौन हो गया, द प्रिंसिपल, यानी कि सिंगुलर जो सब्जेक्ट है वो आपका नेगेटिव हो गया। पॉजिटिव क्या रहा, स्टाफ मेंबर्स, वो प्लूरल है, तो यहाँ पर आपका क्या लग गया, वर्ब भी प्लूरल लग गया। एनी डाउट इन दिस? इसमें कोई डाउट है या फिर आगे बढ़े? इज देयर एनी डाउट? तुम लोग रिस्पॉन्ड करना क्यों बंद कर देते हो? इस कोई डाउट नहीं है, पक्का कोई डाउट नहीं है? चलिए ठीक है, आपका 34th रूल कहता है इफ द फ्रेज मेनी अ इज यूज्ड इन योर सेंटेंस, तो इसका नेचर जो होता है या जो इफेक्ट होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव? डिस्ट्रीब्यूटिव होने का क्या मतलब हुआ इसका? अगर मैं कहूँ कि many a people go through changes while in the adolescent age, ठीक है, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव होने का क्या मतलब हुआ? डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है? वितरण करना।
सॉरी, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है? विभाजित करना है। एग्जैक्टली, डिवाइड कर देना या बांट देना, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वो हुआ। तो अगर मेनी अ यूज हो रहा है और उसका नेचर और इफेक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि जो सेंटेंस मैं बोल रही हूँ वो एक ग्रुप ऑफ पीपल या एक ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट में इक्वली डिवाइड हो रहा है, समझे? इसका इफेक्ट क्या होगा कि अगर मैं ये कह रही हूँ मेनी अ पीपल से गो थ्रू अ चेंजेस ड्यूरिंग अडोलेसेंट पीरियड, इसका मतलब कि जो भी लोग उस कैटेगरी में आते हैं जो अडोलेसेंट की एज में चेंजेस आए उनके बीच, वो इस ग्रुप में आएंगे और उन ग्रुप के सारे मेंबर्स को मैं ये लाइन बोल रही हूँ। मेरा जो ये इफेक्ट है, ये जो लाइन का नेचर है, वो उन सब पे इफेक्ट कर रहा है, उन सब लोगों के लिए है ये सेंटेंस जो एक उस स्टेज पे चेंजेस आए उनके अंदर, समझे? मेनी अ मैन हैज फेल्ड टू डू हिज ड्यूटी, इसका क्या मतलब हुआ कि जो लोग काम करने में फेल हो गए उनके बारे में ये लाइन बनाई गई है। अब ये सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है, बहुत सारे लोगों के बारे में बात की जा रही है, बट एक से एक बार में एक ही लोग को बोला जा रहा है, फिर किसी और को बोला जा रहा है। दैट मीन्स आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है, बट आप एक बार में एक लोग को बोल रहे हैं, वो अपने ऊपर लेना चाहता है नहीं लेना चाहता है, दैट डिपेंड्स ऑन दैट पर्सन, ठीक है। मेनी अ मैन मतलब आप एक रैंडम कमेंट कर रहे हैं कि जो भी लोग फेल कर गए अपना ड्यूटी करने में, जो अपना ड्यूटी नहीं कर पाए, उनके लिए आपने ये लाइन कह दी कि मेनी अ मैन हैज फेल्ड टू डू हिज ड्यूटी। ओके, नेक्स्ट हो गया मेनी अ गर्ल हैज कम टू विजिट द टेम्पल। अब एक से ज्यादा लड़कियां आई होंगी टेम्पल विजिट करने, एक लड़की तो गई नहीं होगी टेम्पल विजिट करने। तो यहाँ पर जब मैं कह रही हूँ कि मैनी, मैन मतलब मैं बहुत सारे ना हो गया। हाँ वही चीज कहा जा रहा है कि मैनी का मतलब एक से ज्यादा होता है, ठीक है। मैनी आप कब लगाते हैं? जब बहुत सारा हो। बट मैनी अ लगा रहे हैं, मैनी अ लगा रहे हैं, दैट मीन्स आप उस पर्टिकुलर ग्रुप को, यहाँ जो अ मैन लगा है, अ गर्ल लगा है, गर्ल और मैन क्या है, कौन सा टाइप ऑफ नाउन होता है मैन और गर्ल? मैन और गर्ल आपका कौन सा टाइप ऑफ नाउन होते हैं? कॉमन होगा ना मैम। एग्जैक्टली, कॉमन या कलेक्टिव नाउन। दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप, है ना, एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन यस मैनी, मैम। मैनी अ मैन लिखने का मतलब ये है कि उस ग्रुप में जो लोग हैं, ठीक है, जो फेल हो गए अपना ड्यूटी करने में, उन सबको आप ये स्टेटमेंट पर्टिकुलरली कह रहे हैं, ठीक है, उन सबको ये स्टेटमेंट पर्टिकुलरली कह रहे हैं। लेकिन आपने किसी का नाम नहीं लिया, राइट? मान लीजिए कि 4 लोगों को कोई काम करने बोला गया, ठीक है, 4 में से 3 नहीं कर पाए, तो आपने तीनों का नाम नहीं लिया, बट आपने एक रैंडम कमेंट कर दिया कि मेनी अ मैन हैज फेल्ड टू डू हिज ड्यूटी, मतलब उनको पता चल गया कि वो फेल हो गए, आपने भी अपना काम कर दिया उनको बताकर। ये एक रैंडम कमेंट कर दिया, आपने किसी का नाम नहीं लिया कि कौन आया। जैसे मेनी अ गर्ल हैज कम टू विजिट द टेम्पल टुडे, मतलब मान लीजिए अभी नवरात्रि में सब जा रहे हैं टेम्पल विजिट करने के लिए, तो बहुत सारी लड़कियां गई होंगी टेम्पल विजिट करने के लिए। जब मैनी अ गर्ल लगा दिया, इसका मतलब वो सारी लड़कियां जो आई थी टेम्पल विजिट करने, आपने उन सब को एक साथ रिप्रेजेंट कर दिया इस सेंटेंस में पर्टिकुलर कमेंट करके। मतलब आप सबको एक एक करके तो नहीं बोलेंगे कि ये भी आई थी, वो भी आई थी, वो भी आई थी। इससे बदले आपने क्या किया, आपने एक ग्रुप को पूरा रिप्रेजेंट कर दिया। तो कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन अगर आप लिखेंगे तो आप सिंगुलर वर्ब ही तो लगाएंगे। अगर मैन है, आपका मैन है या गर्ल है, भले ही कलेक्टिव नाउन है या कॉमन नाउन है, लेकिन गर्ल तो मतलब एक गर्ल रिप्रेजेंट कर रहा है, मैन मतलब एक मैन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब आप इस पूरे ग्रुप को एज अ पूरा एक ग्रुप को रेफर कर रहे हैं, जैसे मैंने कलेक्टिव नाउन में भी बताया था, जैसे आर्मी हो गया, ठीक है, अगर कोई एक साथ काम करेगा तो आप उसको सिंगुलर ही लेंगे।
सिमिलर यहाँ पर भी हो रहा है। मेन जो है आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कॉमन नाउन, बट आप उन लोगों को रेफर कर रहे हैं जो फेल हो गए हैं अपने ड्यूटी करने में। तो मेनी अ मैन का मतलब आप एक ग्रुप को ही रेफर कर रहे हैं, और एक ग्रुप को रेफर कर रहे हैं जो एक ही काम कर रहा है, तो वो सिंगुलर हो गया आपका, और सिंगुलर हो गया तो सिंगुलर वर्ब लग गया। डाउट क्लियर हुआ? डाउट क्लियर हुआ कि नहीं, या दोबारा समझाऊं? अभिनव, डाउट क्लियर हो गया आपका? यस मैम। ओके, नेक्स्ट आपका है 35 रूल जो है आपका। इसमें क्या लिखा है कि अगर मतलब कुछ आपके रिप्रेजेंटेशन होते हैं वर्ब के जहां पर आपको एज लगाना पड़ता है। एज आप कहाँ लगाते हैं? एडजेक्टिव में आप एज यूज करके कंपैरिजन करते थे, याद है? तो यहाँ पर भी आप जब एक तरह का कंपेयर कर रहे हैं, एक तरह का कंपैरिजन ही हो रहा है वर्ब को लेकर, यानी कि किसी काम को लेकर कंपैरिजन हो रहा है, तो वहां पर आप एज का यूज कर रहे हैं इन वर्ड्स के साथ। क्या, कौन से वर्ड्स के साथ? रिगार्ड हो गया, डिस्क्राइब हो गया, रिप्रेजेंट हो गया, पोर्ट्रे हो गया, डिपिक्ट हो गया। ये सारे वर्ड्स जो हैं दे रिप्रेजेंट समथिंग, ठीक है, यानी कि वो किसी चीज को कंपेयर की जा रही है, यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है। जैसे कि he ought to have regarded him as your, you ought to have regarded him as your brother, यानी कि जो भी आदमी के बारे में बात की जा रही है आप उसको भाई जैसा समझें, राइट? भाई जैसा समझे, भाई नहीं, भाई जैसा समझे। तो जैसा समझे कैसे लगेगा? एज लगाकर। रिगार्डेड एज मतलब आप उनके साथ ऐसा बिहेवियर करें जैसा वो आप अपने भाई के साथ करते हैं। तो वो जो कंपैरिजन हो रहा है, आप एग्जैक्टली नहीं बोल रहे हो कि उसको भाई बना देना है, आप उसको बस एक कंपैरिजन कर रहे हो सिमिलैरिटी का, कि जैसा आपका भाई है वैसा ही वो उस बंदे को भी, इस पर्सन को भी आपको ट्रीट करना है। समझ में आएगी? ही पोर्ट्रेड हिम एज अ टिपिकल कंट्री फार्मर, मतलब वो जो बंदा है जिसको इसने पोर्ट्रेट किया है वो फार्मर है नहीं, उसको उस तरह से उसने पोर्ट्रेट किया है। अब पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है कि एक तो लिटरल मीनिंग होता है कि आप पोर्ट्रेट बनाते हैं किसी का फिजिकली, ठीक है, पेंटिंग टाइप आप बनाते हैं किसी का। एक पोर्ट्रेट होता है जो आप वर्ड्स में करते हैं, ठीक है, जब आप डिस्क्राइब करते हैं उसको, कि जैसे अगर मान लीजिए कि जैसे आपने फैंसी ड्रेस कंपटीशन में बहुत लड़कियों को देखा होगा कि वो साड़ी पहन के आती हैं एज भारत माता, तो वो पोर्ट्रेट कर रहे हैं अपने आप को, या उसने अपने आप को पोर्ट्रेट किया एज मदर इंडिया। तो वो चीज होती है पोर्ट्रेट। दैट मीन्स आप उसको डिस्क्राइब करेंगे जब एक वर्ड्स में, तो उसको पोर्ट्रेट कर रहे हैं, उस चीज से कंपैरिजन किया जा रहा है, उससे सिमिलैरिटी की जा रही है उनके फिजिकल एट्रीब्यूट को, या जो भी उनका बिहेवियर है उसको उस चीज में ढाला जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पर एज अ कंट्री फार्मर। ठीक है, टिपिकल कंट्री फार्मर मतलब जो बिहेवियर आप एक्सपेक्ट करते हैं एक टिपिकल कंट्री फार्मर से, एक किसान से जो बिहेवियर आप एक्सपेक्ट करते हैं वैसा उसने उस जो पर्सन है उसके बारे में भी लिखा है। मान लीजिए किसी स्टोरी में लिखा है तो उस स्टोरी में उसको बारे में जैसा डिस्क्राइब किया गया है वो वही हरकतें करता है, या वो वैसे ही मतलब पहनावा रखता है, या वो वैसा ही बिहेव करता है जैसा एक टिपिकल कंट्री फार्मर करता है। समझ में आया एज क्यों लग रहा है यहाँ पर? ठीक है, क्योंकि यस मैम। हाँ, रिगार्ड जो हो गया, ये सारे जो पोर्ट्रेट हैं ये एज के, ये सारे वर्ब एज के बिना भी यूज होते हैं, बट एज आपका तब लगेगा जब आप कंपैरिजन कर रहे हैं किसी चीज के बीच में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट रूल आपका है कि वर्ब सच एज नेम कॉल, यानी कि ये सारे जो वर्ब हैं इनके साथ आपको एज लगाने की जरूरत नहीं होती है। जैसे मैं ये नहीं कहूंगी कि शी वॉज नेम्ड एज अनीता, ठीक है, एज अनीता तो नहीं, शी वॉज नेम्ड अनीता, उसका नाम रखा गया था अनीता, राइट? शी इज नोन एज अनीता आप बोल सकते हैं, बट शी इज नेम्ड एज अनीता नहीं बोलते हैं, ठीक है, शी इज नेम्ड अनीता। ठीक है, तो उसी टाइप से ये सारे जो वर्ड्स होते हैं इनको आप जब भी सेंटेंस में लिखेंगे तो एज लगाने की वहां पर जरूरत नहीं है, बिकॉज दे मेक दैट काइंड ऑफ लाइक स्टेटमेंट्स जहां आप कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। ठीक है,
जैसे अगर मैं कहूँ कि ही इज माई ब्रदर, तो वहां कंपैरिजन नहीं हो रहा है, राइट, वो मेरा भाई है, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूँ कि ही इज एज माई ब्रदर और आई रिगार्ड हिम एज माई ब्रदर, तो मतलब वो मेरा भाई जैसा मैं मानती हूँ उसको। ओके, डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों के बीच में? डिफरेंस समझ में आ रहा है? एज कब लगेगा, नहीं लगेगा? द चेयरमैन नॉमिनेटेड हरी, Yes, ma'am. हाँ, द चेयरमैन नॉमिनेटेड हरी सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी। कोई एक सोसाइटी है जिसका सेक्रेटरी के लिए चेयरमैन ने हरी को नॉमिनेट किया, तो नॉमिनेट एज अ सेक्रेटरी नहीं किया, ठीक है, उसके सेक्रेटरी के जैसा नहीं किया, सेक्रेटरी के पोजीशन के लिए उसको नॉमिनेशन किया गया, तो इसीलिए वहां पर एज नहीं लगा है। आई थिंक हिम एन इंटेलिजेंट मैन, मैं उनको इंटेलिजेंट मानती हूँ, इंटेलिजेंट जैसा नहीं मानती हूँ, इंटेलिजेंट मानती हूँ। दैट इज वाई यहाँ पर इंटेलिजेंट के आगे एज नहीं लगा है। आई थिंक हिम एज एन इंटेलिजेंट मैन नहीं, आई थिंक हिम एन इंटेलिजेंट मैन। दैट मीन्स हम मानते हैं कि वो इंटेलिजेंट है। हम इंटेलिजेंट जैसा मानते हैं, मतलब इंटेलिजेंट एग्जैक्टली नहीं। नहीं नहीं नहीं, इंटेलिजेंट जैसा मानने अगर होता तो एज लगता, ठीक है, जैसा बताया ना कि इफ आई एम रिगार्डिंग हिम एज माई ब्रदर, दैट मीन्स मैं उसको भाई जैसा मानती हूँ। इफ आई एम टेलिंग ही इज माई ब्रदर, तो वो कंपैरिजन नहीं हुआ। तो अगर ये मैं कह रही हूँ कि आई थिंक हिम एज एन इंटेलिजेंट मैन, मतलब मैं उसको समझदार मानती हूँ, वो समझदार आदमी है, वो समझदार जैसा नहीं है, वो समझदार है। ओके, डाउट क्लियर हुआ? यस मैम। चलिए, देन मूविंग ऑन, 37th रूल जो है आपका, वो ये कहता है कि अगर आपका मोर देन वन जो फ्रेज है, वो अगर आपका लग रहा है कहीं सेंटेंस में मोर देन वन, तो इट रिप्रेजेंट द वर्ड वन, यानी कि ये जो है ये चीज सिमिलर हो जाती है, एक कंपाउंड सेंटेंस बना देती है, किसका? वन का। तो मोर देन वन अगर वन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दैट मीन्स आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, तो आपका वर्ब भी वहां सिंगुलर लगेगा। कैसे? मोर देन वन वर्कर वॉज एबसेंट, मतलब एक से ज्यादा वर्कर एबसेंट थे। तो एक से ज्यादा वर्कर एबसेंट थे, एक से ज्यादा वर्कर एबसेंट थे अगर मैं बोल रही हूँ, तो मतलब वहां तो प्लूरल हुआ, मतलब तो प्लूरल हो रहा है कि एक से ज्यादा है, दैट मीन दो हैं, चार हैं, पांच है, कुछ भी है, एक से तो ज्यादा हो रहे हैं। बट यहाँ पर जब आप मोर देन वन वाला फ्रेज यूज कर देते हैं, तो यहाँ पर ये वन को रिप्रेजेंट कर देता है, जिसकी वजह से आपका जो वर्ब सॉरी जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो जाता है। यानी कि अगर मैं मोर देन वन वर्कर लिखूं, तो या फिर मेनी वर्कर्स लिखूं, दोनों में सिमिलैरिटी है मीनिंग में, बट वहां पर मेनी वर्कर्स है यानी कि प्लूरल है, यहाँ पे मोर देन वन वर्कर है यानी कि सिंगुलर है, तो इसके साथ आपका वर्ब सिंगुलर ही लगेगा। मोर देन वन स्टूडेंट वॉज किल्ड। ओके, डाउट है इसमें? तो ये वाला स्ट्रक्चर देख लो, मोर प्लस नाउन प्लस देन वन। अगर मोर और देन के बीच में कोई आपका कॉमन नाउन आ जाता है, यहाँ पे सॉरी, कोई कॉमन नाउन अगर आ जाता है, तब वहां पे आप लिखेंगे जैसे मोर वर्कर देन वन वर एब्सेंट, ठीक है। अगर ये स्टेटमेंट को मुझे प्लूरल फॉर्म में लिखना है, यानी कि मुझे यहाँ प्लूरल वर्ब यूज करना है, तो यहाँ पर मोर और देन के बीच में मैं एक कॉमन नाउन लगा दूंगी विच रिप्रेजेंट्स द ग्रुप ऑफ पीपल आई एम टॉकिंग अबाउट, और फिर उसके बाद मैं आराम से लगा सकती हूँ यहाँ प्लूरल वर्ब। अगर मुझे सिंगुलर वर्ब में यूज करना है, तो मैं मोर देन वन ही फॉर्म यूज करूंगी, उसके आगे जो भी सेंटेंस लगाना है वो लगा सकती हूँ। जैसे कि कोई डाउट है बच्चे? जैसे यहाँ पे लिखा है मोर बुक देन वन हैव बीन परचेज्ड बाय हर। अब इसको अगर मुझे इसमें कन्वर्ट करना है, यानी कि सिंगुलर ही रखना है, तो मैं कैसे लिख सकती हूँ? मोर देन वन बुक हैज बीन परचेज्ड बाय हर। अगर मैं ऐसा लिखूं कि मोर देन वन बुक हैज बीन परचेज्ड बाय हर, मोर देन वन साथ में आ जाएगा, तो बुक एक हो गया, तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। मोर बुक देन वन हैव बीन परचेज्ड बाय हर, मोर बुक साथ में लग गया, देन वन आया, तो वहां पर देन आपका वन मैम,
मतलब नाउन के बाद हाँ, नाउन के बाद अगर देन वन लग रहा है तो आपका प्लूरल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ मोर बुक आ गया, ठीक है, मोर बुक आ गया। मेनी गर्ल्स देन वन वर प्रेजेंट इन दी पार्टी। जब आपका ये स्ट्रक्चर बनेगा, मोर देन वन अगर साथ में है तो उसके आगे नाउन आपको सिंगुलर लगाना है, वर्ब आपको सिंगुलर लगाना है। अगर मोर और देन के बीच में नाउन आ रहा है तो वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपको यहाँ पर आगे में वर्ब जो है वो प्लूरल ही लगाना है। अंडरस्टूड दिस बोथ? ये दोनों यस रूल? मैम, बीच में पुलस होगा नाउन। हाँ, बीच में नाउन लगेगा तो प्लूरल वर्ब लगेगा। ओके, नाउ 2 रूल और बचे हैं। आपका 39 रूल कहता है कि अगर आपका सेंटेंस जो है द फॉलोइंग या द अंडरसाइंड के मतलब अंडरसाइंड के साथ आता है आपका सेंटेंस। अंडरसाइंड का मतलब क्या हुआ? अंडरसाइंड का मतलब हुआ कि जब आप लेटर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, अपना नीचे सिग्नेचर करते हैं, राइट। तो अंडरसाइंड का मतलब ये हुआ कि जो भी लोग नीचे साइन किए, जब एक से ज्यादा लोग नीचे साइन करते हैं और वो सारे लोग कुछ के बारे में आपको लिखना है कुछ, कि वो लोग इनवाइट कर रहे हैं मान लो किसी चीज को, तो आप ये लिखेंगे कि वी द अंडरसाइंड रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी। मतलब वो इनवाइट कर रहे हैं आपको कि आप हमारे साथ आए। तो यहाँ पर XYZ और PQS यानी कि एक से ज्यादा लोग हैं। अगर एक रहता कि तो यहाँ पर अंडरसाइन लगाने की जरूरत नहीं होती कि आई रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी वॉज इनफ। बट एक से ज्यादा लोग हैं तो यहाँ पर रिप्रेजेंट करना, मेंशन करना जरूरी है कि वी अगर लिख रहे हैं तो कौन वी, राइट, वी कौन, वी द अंडरसाइंड रिक्वेस्टेड द प्लेजर ऑफ योर कंपनी। तो वी द अंडरसाइंड, तो वो अंडरसाइंड जब कोई आपका लेटर पढ़ेगा इस तरह तो वो नीचे देखेगा कि कितने लोगों ने साइन किया है, कौन कौन रिक्वेस्ट कर रहा है, कौन कौन वहां प्रेजेंट रहेगा जब मीटिंग रहेगी। तो दैट इज हाउ यू, वो प्लूरल हो गया, ठीक है, वहां पर प्लूरल हो गया। तो यहाँ पर आपका जो अंडरसाइंड है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका वर्ब भी प्लूरल रहेगा। ओके, द फॉलोइंग आर द न्यू प्राइसेस ऑफ द आइटम्स। यहाँ पर आइटम्स आपका सब्जेक्ट है तो आइटम्स प्लूरल है, दैट इज वाई यहाँ पर प्लूरल वर्ब लगा। इसमें ज्यादा कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू नो कि जहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल है वहां पर आपका वर्ब भी प्लूरल लगेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। द फॉलोइंग इज द समरी ऑफ द डिस्कशन हेल्ड इन द मीटिंग। यहाँ पे समरी एक ही है तो सिंगुलर वर्ब लगा है, आइटम्स एक से ज्यादा है तो प्लूरल वर्ब लगा है। ओके, दिस इज नॉट हार्ड, यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर दिस। अब लैंग्वेज और पीपल, लैंग्वेज वर्सेस पीपल मतलब कि इफ यू आर रेफरिंग टू द लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज एक ही है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल में है कि चाइनीज इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज। सिंस चाइनीज लैंग्वेज एक ही है तो वहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वो आपका वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। दी चाइनीज आर फ्रेंडली, द चाइनीज आर फ्रेंडली से आप क्या समझते हैं, वो लैंग्वेज है या पीपल है? यहाँ जो द चाइनीज है बी स्टेटमेंट में, वो लैंग्वेज रिप्रेजेंट कर रहे हैं या पीपल रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पीपल है। पीपल है, एग्जैक्टली, इसीलिए एक से ज्यादा लोग हैं, सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो यहाँ पर आपने यस मैम। प्लूरल वर्ब लगा दिया। ओके, फ्रेंच इज स्पोकन इन मेनी कंट्रीज, फ्रेंच लैंग्वेज एक ही है तो इज स्पोकन हो गया। लैंग्वेज हाँ, तो फ्रेंच मेक्स गुड वाइन यानी कि वहां पर द फ्रेंच आ गया तो क्या हो गया, द फ्रेंच क्या हो गया यहाँ पर? लैंग्वेज हो गया मैम, नहीं नहीं, यहाँ सॉरी हाँ, पीपल हो गया। पीपल हो गया। फ्रेंच बनाए, वाइन कौन बनाता है, लोग बनाते हैं, तो द फ्रेंच मेक गुड वाइन्स, ठीक है, तो मेक यहाँ पर आपका प्लूरल लग गया वर्ब। समझ में आ गया? इसमें कोई अजीब सी बात नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि जब लैंग्वेज की बात की जा रही है, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज एक ही है, सिंगुलर है, लेकिन इंडियंस आर सिटीजन्स, दैट मीन्स मोर देन वन सिंगुलर नहीं होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा, प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगा।
हिंदी के बारे में बोला जा रहा है तो लैंग्वेज आपकी हिंदी एक ही है, वहां पर सिंगुलर लगेगा। एनी डाउट इन दिस? इसमें कोई डाउट नहीं है? कोई नो डाउट? मैम। चलिए ठीक है, देन दिस इज ऑल फॉर द वर्ब।